कर रहा हूँ। भाई भागो भागो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिल्ली के दिल में फिर से धमाका हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी फिल्म की नहीं, हकीकत की है। लाल किले के पास वो कार कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गई। और अब सवाल ये नहीं कि धमाका किसने किया, बल्कि ये कि क्यों किया और अगला निशाना कौन है। इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं, उस साजिश की जड़ तक जाएंगे जो शायद अभी शुरू ही हुई है। अगर आपने वीडियो छोड़ा तो हो सकता है अगला ब्रेकिंग अलर्ट आपके शहर का हो। तीन गाड़ियां जो पेशेंट लेके आई हुई थी, जिसमें से किसी का चेहरा नहीं था। और बहुत खतरनाक केस था ऐसा, जो फर्स्ट टाइम ये देखने के लिए मिला हम जैसे को। क्या देश खतरे में है? क्या लाल किले वाला धमाका फिर से होने वाला है? दोस्तों, पहले डॉक्टर के रूप में आतंकियों का पकड़ा जाना, उनके पास खूब सारे विस्फोटक और खतरनाक केमिकल्स का मिलना, और फिर देश की राजधानी में धमाका होना, ये सब कुछ एक के बाद एक होता चला गया। कई लोगों को लग रहा है कि ये महज एक घटना है, लेकिन जो सबूत बरामद हुए हैं उनसे तो ये साफ पता चल रहा है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? कैसे आतंकवादी केमिकल्स की मदद से देश को तबाह करने में लगे हुए हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, 10 नवंबर की बात है। करीब 6:45 से 7 बजे के बीच का समय था, जब दिल्ली के लाल किला इलाके में, जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल पर कई गाड़ियां रुकी हुई थीं। तभी अचानक एक Hyundai आई। 20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ। और फिर दोस्तों, जो दृश्य वहां दिखा वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। आग की लपटें, धुआं, चीखें और अफरा तफरी, हर तरफ यही सब दिखाई दे रहा था। इस धमाके में 6 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। 2-3 ऑटो और ई रिक्शा भी इस विस्फोट की चपेट में आ गए। दोस्तों, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और करीब 20 से 24 लोग घायल हैं। कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए गहन जांच के आदेश दिए। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। जांच एजेंसियों के आदेश पर दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से चारों तरफ डर का माहौल है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये कार किसकी थी? जांच में पता चला कि ये हरियाणा नंबर की i20 कार थी और इसका असली मालिक एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद सलमान है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि उसने ये गाड़ी कुछ समय पहले नदीम नाम के एक शख्स को बेच दी थी। नदीम से संपर्क करने पर पता चला कि उसने फिर इस कार को एक डीलर को बेच दिया था जो फरीदाबाद का था, और आखिर में इस कार को तारिक नाम के एक शख्स ने खरीदा था। दोस्तों, सबसे खौफनाक बात यह है कि ये तारिक भले ही फरीदाबाद में रहता था, लेकिन असल में वह पुलवामा, कश्मीर का रहने वाला था। यानी कि इन सब के पीछे का कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ है। असल में दोस्तों, दिल्ली में शाम को हुए इस धमाके से पहले उसी सोमवार के दिन सुबह से ही देश भर में कुछ ऐसे खुलासे हो रहे थे जिन्होंने सबको चौंका दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इनमें डॉक्टरों का नाम शामिल होने लगा। दोस्तों, जब हम डॉक्टर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जान बचाने वाला, इंसानियत की मिसाल और समाज का सम्मानित व्यक्ति। लेकिन उस दिन ऐसे डॉक्टर पकड़े गए जिन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में नहीं, बल्कि हजारों लोगों को मारने की साजिश में किया था। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी जान लीजिए। दोस्तों, लाल किले पर अटैक से पहले गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने
3 ऐसे खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार किया जिनकी साजिश अगर कामयाब हो जाती तो देश में एक भयानक तबाही मच सकती थी। इन लोगों के पास हथियार से लेकर गोलियां, यहां तक कि ऐसे खतरनाक केमिकल तक पाए गए जिनसे बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली जा सकती थी। दोस्तों, इन 3 आतंकियों में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद का। ये शख्स हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला है और इसने चीन से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इन डॉक्टर साहब ने अपनी इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक को बनाने के लिए किया। हम राइसिन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, राइसिन एक ऐसा जहर है जो अरंडी के बीज से बनाया जाता है। ये इतना खतरनाक है कि इसे छूने मात्र से इंसान की मौत हो सकती है और अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा पानी या खाने में मिला दी जाए तो सैकड़ों लोग एक साथ मर सकते हैं। यानी ना कोई इलाज, ना कोई बचाव, सीधी मौत। इतना ही नहीं, इस डॉक्टर के पास से 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला है जो राइसिन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप समझ सकते हैं केमिकल के आधार पर जंग करवाने का यह प्लान कितना बड़ा था। दोस्तों, दूसरे आतंकी का नाम है आजाद सुलेमान शेख। ये सिर्फ 20 साल का लड़का है, शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसका काम था हथियारों की सप्लाई करना और जगह जगह रेकी करना, यानी ये पता लगाना कि कहां हमला करना है, कैसे करना है और वहां कितनी भीड़ होगी। तीसरा नाम है मोहम्मद सुहेल सलीम खान। दोस्तों, 23 साल का ये युवक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इसका काम था हथियारों का इंतजाम करना और आतंकी गतिविधियों में सीधे हिस्सा लेना। दोस्तों, गुजरात ATS ने जब इन्हें पकड़ा तो जो बरामदगी हुई वह रूह कंपा देने वाली थी, जिसमें कई सारी पिस्तौलें और हथियार, करीब 30 जिंदा कारतूस। राइसिन बनाने के लिए 4 लीटर कैस्टर ऑयल, दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद की रेकी फोटो शामिल थीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर से चैट्स भी बरामद हुई हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, ये लोग पाकिस्तान से कनेक्टेड थे और इन्हें डायरेक्ट अफगानिस्तान से गाइड किया जा रहा था। दोस्तों, जब ATS ने गहराई से जांच की तो पता चला कि ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। ये एक पूरा नेटवर्क था जो बहुत ही प्लान्ड तरीके से काम कर रहा था, जिसमें हथियार पाकिस्तान से आ रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से होते हुए इन तक पहुंचाए जा रहे थे। इन लोगों ने देश के सबसे संवेदनशील इलाकों की रेकी कर रखी थी, जैसे मंदिर, धार्मिक स्थल, भीड़ भाड़ वाले बाजार और राजनीतिक रूप से दुलाने के बीच में पहुंचा दिए। महत्वपूर्ण जगह, ये सभी उनके निशाने पर थे और ये सब कुछ आतंकी इसलिए कर रहे थे ताकि राइसिन जैसे खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल करके किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमला कर तबाही मचा सकें। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर किसी बड़े मंदिर या त्योहार पर ऐसा हमला हो जाता तो क्या होता। सोचकर ही खौफ आ रहा है ना। लेकिन ये लोग तो ऐसा करने का पूरा प्लान बना चुके थे। और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक डॉक्टर आदिल अहमद रदर के बारे में सूचना मिली कि वह श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर चिपका रहा था। जब उसे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो जो बातें सामने आईं वे किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थीं। उसकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस फरीदाबाद पहुंची और वहां जो मिला वह देखकर सबके होश उड़ गए। असल में वहां रहने वाले एक डॉक्टर मुजाहिल शकील के बारे में पता चला और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पाया गया। दोस्तों, ये वह चीज है जिससे बम बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर लगभग 2900 किलो आईडी बनाने का मटेरियल, 2 असॉल्ट राइफलें, वो भी मिलिट्री ग्रेड की, यहां तक कि इनके पास टाइमर डिवाइसेस भी थे और इन सब में डॉक्टर मुजाहिल शकील भी शामिल था। यह अब शख्स भी पुलवामा, जम्मू कश्मीर से आया हुआ एक डॉक्टर है जो फरीदाबाद के अस्पताल में काम करते करते आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। दोस्तों, 2009 100 किलो विस्फोटक मटेरियल और टाइमर डिवाइस देखकर आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा धमाका हो सकता था। ये विस्फोटक आधे दिल्ली को तबाह करने के लिए काफी थे। सबसे डरावनी बात यह कि यह सब फरीदाबाद जैसी जगह पर था जहां से प्रधानमंत्री
आवास, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन सिर्फ 30-35 किलोमीटर दूर हैं। यानी आतंकवादियों का निशाना सिर्फ जनता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता भी थे। अब दोस्तों आइए उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले धमाके की बात करें तो दिल्ली में जिस आईबीस कार में ब्लास्ट हुआ उसका आखिरी खरीदार तारिक था। वह पुलवामा का रहने वाला था लेकिन फरीदाबाद में रहता था। और डॉक्टर से कैरेटी मुजाहिल शकील जिसके पास 2900 किलो विस्फोटक मिला, वह भी पुलवामा का रहने वाला था लेकिन फरीदाबाद में रहता था। दोनों एक ही जगह से आए, दोनों एक ही जगह रह रहे थे। ऐसे में जांच एजेंसियों का मानना है कि जब डॉक्टर मुजाहिल पकड़ा गया तो तारिक घबरा गया। उसे लगा कि अब उसे भी पकड़ा जाएगा और पैनिक में आकर जल्दबाजी में उसने लाल किले के सामने वह हमला कर दिया। हालांकि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से सारे सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो यही सच लग रहा है। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पुलिस और एटीएस ने इन लोगों को पकड़ने के लिए लगभग 1 साल तक मेहनत की। 1 साल तक इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई। इनके फोन, मैसेजेस, मूवमेंट सब कुछ ट्रैक किया गया। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क समझा गया कि कौन क्या करता है, इनके पास हथियार कहां से आते हैं, ये सब करने के लिए पैसा कहां से आता है और प्लानिंग कैसे होती है। हालांकि पुलिस की इतनी लंबी चौड़ी मेहनत रंग लाई और सभी को पकड़ लिया गया। लेकिन दोस्तों एक सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वह ये कि ये सब डॉक्टर थे। हम हमेशा सुनते हैं कि एजुकेशन से रेडिकलाइजेशन खत्म होता है। यहां तक कि हमारे संस्कृत में भी एक कहावत है, विद्या विनय देती है, यानी कि शिक्षा इंसान को सब्र और समझदार बनाती है। लेकिन यहां तो पूरी कहानी उल्टी हो गई। एक डॉक्टर जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई की, जो केमिस्ट्री जानता है, बायोलॉजी जानता है, वह अपनी नॉलेज का इस्तेमाल लोगों को बचाने में नहीं बल्कि मारने में कर रहा था। एक और डॉक्टर जो हर रोज मरीजों को देखता था, उनकी जान बचाता था, उसी के घर में 2900 किलो विस्फोटक छिपा था। दोस्तों ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा दिमाग को तेज तो बना सकती है, लेकिन अगर सोच में जहर भर जाए, अगर दिल में नफरत भर जाए और अगर किसी गलत आइडियोलॉजी का असर हो जाए तो वही तेज दिमाग खतरनाक हो जाता है। तभी तो लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर ही लोगों की जान लेने पर उतर आए हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हो गया, अब आगे क्या करें। आपको बता दें कि अभी जांच चल रही है। एनआईए, एनएसजी, राज्य पुलिस सब मिलकर इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने में लगे हैं कि कौन कौन और लोग इसमें शामिल हैं, कितने हेल्पर्स हैं और कितने हमलों की प्लानिंग थी। दोस्तों ये सब सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। दोस्तों ये वक्त है जब हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ बातें हैं जो हम आप सबसे कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात, अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है जिनके चक्कर में आकर लोग फर्जी खबरों को शेयर कर रहे हैं। आप इन सब से दूर रहें और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से ही जानकारी लें। दूसरी बात जो ध्यान देनी है, कोई भी अनवेरिफाइड जानकारी शेयर मत कीजिए, इससे जांच में दिक्कत आती है और अफरा तफरी फैलती है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको अपने आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। शक होना गुनाह नहीं है, लेकिन चुप रहना गुनाह हो सकता है। क्या पता आपकी चुप्पी की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली जाए। और तो और अपने परिवार का ख्याल रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना अवॉइड करें, ताकि जब तक पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं आप भी सुरक्षित रहें। और सबसे जरूरी बात, एकजुट रहिए दोस्तों। ये वो लोग हैं जो हमारे बीच नफरत फैलाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं। हमें उन्हें यह मौका नहीं देना है और गुस्से या भड़क कर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। सरकार इन सारी चीजों की जांच कर रही है और जल्द ही हमें नतीजे भी मिलेंगे। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।